हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो चलिए आइए कवर करते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं उनको। और हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने अब तक 11 वीडियो देख ली हैं। ये 12वां वीडियो है और 10 मिनट में हम 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में समाचार में आया पनामा रोग किससे संबंधित है? तो ये है आपका ऑफशोर टैक्स हेवन से संबंधित पनामा दस्तावेज है ये, या फिर केले की फसलें नष्ट करने के लिए जिम्मेदार कवक रोग है ये, या फिर लैटिन अमेरिका में नवजात शिशुओं में लघु शीर्षता उत्पन्न करने वाला एक विषाणु जनित रोग है ये, या फिर मंदी के दौरान पनामा से उच्च स्तर पर पूंजी का बहिर्भाव को अर्थव्यवस्था में और जो भी अधिक गिरावट का कारण बनता है। तो इसका जो आंसर है वो केले की फसलें नष्ट करने के लिए जिम्मेदार एक कवक है ये, पनामा रोग, यानी कि केले केले में लगता है। तो ये ध्यान में रखना है, ये करंट में चला हुआ है, इस वजह से विजन आईएएस ने दिया था ये। तो चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में एक तरलता जाल यानी लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति की पहचान निम्नलिखित के द्वारा होती है। तो पहला है आपका विस्तारवादी मौद्रिक मौद्रिक नीति, उच्च ब्याज दरें और उच्च बचत। तीसरा है आपका कम ब्याज दर और उच्च बचत, या फिर ए और सी दोनों, यानी कि ए और सी दोनों सही हैं। तो इसका जो आंसर है ए और सी दोनों ही सही हैं। देखिए, विस्तारवादी नीति अपने आप में जो होता है एक तरह से कम ब्याज और उच्च बचत की स्थिति ही होती है, तो इस वजह से ए और सी दोनों आंसर हो जाते हैं ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस आधार या आधारों पर एक उम्मीदवार को दल बदल के कारण अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ये अभी चुनाव चल रहे हैं हाल ही में, तो इम्पोर्टेंट है एक तरह से दल बदल कानून को पढ़ना। आपको पता हुआ है कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, थोड़ा सा फैक्ट है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है आपका, यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है जिसके टिकट पर वह निर्वाचित किया गया था। ये पहला स्टेटमेंट है आपका। दूसरा है आपका, यदि वह अपनी राजनीतिक पार्टी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के विपरीत मतदान से अनुपस्थित रहता है। दूसरा स्टेटमेंट है ये। तीसरा स्टेटमेंट है, यदि वह मीडिया में अपनी पार्टी की नीति के विरुद्ध बोलता है। तो इसका जो आंसर है वो एक्चुअल में ए और बी है। ए और बी, ये सी नहीं है। ऐसी कोई प्रोविजन यानी प्रावधान नहीं है दल बदल कानून के अंतर्गत कि मीडिया में अगर आप पार्टी के विरुद्ध बोल दें तो आप एक तरह से अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अच्छे से देख लें, और चाहें तो आप आज दल बदल कानून को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, मरुस्थलीय वनस्पति में आपको निम्नलिखित में से किन जीवन रूपों को पाए जाने की संभावना है, यानी किन जीवन रूपों को पाए जाने की संभावना है? तो पहला है अल्पकालिक शाख, गूदेदार पादप, झाड़ियां एवं छोटे वृक्ष। तो इसका आंसर हो जाता, तीनों ही सही है इसका। अल्पकालिक शाख भी होगा, गूदेदार वृक्ष पादप भी होंगे, और झाड़ियां एवं छोटे वृक्ष भी होंगे। मरुस्थलीय वनस्पति, आपको पता है झाड़ियां तो होती हैं, छोटे वृक्ष भी होते हैं। क्योंकि छोटे वृक्ष इस वजह से होते हैं क्योंकि ऊपर से गर्मी के कारण एक तरह से मरुस्थल, तो उनकी जड़ें जो है नीचे ज्यादा गहराई में उतर जाती हैं वृक्षों की। और गूदेदार पादप इस वजह से होंगे क्योंकि वो अपना पानी जो है जमा कर लेते हैं अपने तनों के अंदर। तो ऐसे अल्पकालिक शाख, ये तो अल्पकालिक यानी कि थोड़ी देर के लिए एक तरह से उगती है, फिर उसके बाद खत्म हो जाती है, फिर से उगती है, ये चीजें हो जाएंगी। तो ये तीनों ही होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, निधि की सीमांत लागत आधारित उधारी दर यानी MCLR इंपोर्टेंट है ये, और आधार दर के बीच निम्नलिखित में से क्या अंतर है? देखिए, पहले जो है आधार दर यूज करी जाती थी, लेकिन आजकल जो है आधार दर को ना मान के एक तरह से MCLR को एक तरह से लिया जा रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो इन दोनों में क्या अंतर है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में ये। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है ये, आधार दर गणना के विपरीत नकद आरक्षी अनुपात लागत को MLCR की गणना में सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है आपका स्टेटमेंट, आधार दर गणना के विपरीत रेपो दर MCLR की गणना में अनिवार्य है। तो आपका जो आंसर है वो केवल दो आंसर है, ये पहला इसका गलत है। तो आपको चाहिए कि बुक निकाल के आप MCLR के बारे में अच्छे से और जानकारी प्राप्त कर लें,
क्योंकि शायद ये क्वेश्चन 2014 के या 15-14 के शायद एग्जाम में आया था ये, तो इसे अच्छे से देख लें। और नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए जैव प्रौद्योगिकी रंग है ये इधर की साइड, और इधर क्या बताना है आपको, जैव प्रौद्योगिकी गतिविधियों का क्षेत्र कौन सा है, ये किससे संबंधित है। देखिए पीला रंग, क्या ये दवा और मानव स्वास्थ्य से संबंधित है। भूरा रंग, ये शुष्क क्षेत्र एवं मरुस्थलीय जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। स्वर्ण रंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित है। गहरा रंग जो है डार्क, यानी कि ये जो है जैव आतंकवाद और जैव युद्ध से संबंधित है। तो आपके जो आंसर है वो 2, 3 और 4 है, यानी कि भूरा रंग भी सही है, ये शुष्क एवं मरुस्थलीय जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। स्वर्ण रंग जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित है। गहरा रंग जो है जैव आतंकवाद से, यानी डार्क रंग जो जैव आतंकवाद और जैव युद्ध से। लेकिन ये पीला रंग बिल्कुल ही गलत है, दवाओं से संबंधित नहीं है पीला रंग। तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये न्यूज़पेपर में रही है, इस वजह से ये उन्होंने ले लिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ताप लहर की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताप लहर के बारे में थोड़ा सा है ये, तो स्टेटमेंट है ये पहला, ताप लहर अत्यधिक गर्मी की लंबी अवधि है जिसके साथ प्राय अत्यधिक आर्द्रता भी रहती है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, मैदानी एवं पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के लिए ताप लहर घोषित करने संबंधी स्थितियां एक समान होती हैं। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, दोनों का एक तरह से एक समान तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। पहाड़ी क्षेत्रों का अलग मैटर रहता है, मैदानी क्षेत्रों का अलग रहता है, तो उनका एक स्थितियां तो एक समान नहीं होंगी। तो ये अपने आप में कट जाता है, वैसे भी नेगेटिव सा लग रहा है ये, तो कट जाता है। तो आंसर केवल पहला है इसका, ए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैकडॉनेल आयोग जो था वो नियुक्त किया गया था, किसके लिए नियुक्त किया गया था, तो अकाल राहत के लिए, उपयोग की अनुशंसा करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की अनुशंसा करने के लिए, या पुलिस सुधारों पर अनुशंसा करने के लिए, या फिर स्थानीय प्रशासन में परिवर्तन हेतु अनुशंसा करने के लिए। तो मैकडॉनल्ड आयोग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयोग है, एक तरह से ये प्री में आने के बिल्कुल चांसेस बने रहते हैं हमेशा, इसी वजह से ये क्वेश्चन दिया भी है। तो ये है आपका अकाल राहत के लिए उपायों की अनुशंसा करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकडॉनल्ड अलग है, ये ध्यान में रखना है आपको, मैकडॉनेल अलग है। जो मैकडॉनल्ड है वो आपका सांप्रदायिक जो अवार्ड थे उसके लिए था ये, और ये मैकडॉनल्ड जो है आयोग, ये आपका अकाल राहत के लिए अनुशंसा करने के लिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इसके पास विनियामक और अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं। तीसरा है आपका, यह आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को नियंत्रित करता है। तो जो इसका आंसर जो है वो केवल 2 है, यानी कि इसके पास विनियामक एवं अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, और ये जो है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य नहीं करता है, ये ध्यान में रखना है आपको। और यह आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी से कोई नियंत्रण का कोई लेना देना नहीं है इसका। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, ये एक तरह से मान के चलिए अर्थव्यवस्था में जो भी एक तरह से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है उसको एक तरह से रेगुलेट करता है ये, यानी सही तरह से सही ढंग से अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा हो। तो ये बी होगा केवल इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में संघराम, एक्चुअल में संघाराम बोलते हैं इसे, यहाँ गलत छपा है ये। संघाराम शब्द किससे संबंधित है, गांव का मुखिया है ये, या धार्मिक संप्रदाय है, या प्रशासनिक पदाधिकारी, या चट्टानों को काटकर बनाए गए मठ हैं ये। तो इसका आंसर यही है, चट्टानों को काटकर बनाए गए मठ हैं ये संघाराम एक्चुअल में बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, या फिर उनके क्या नाम है उनका, जैन धर्म के जो भी अनुयायी होते हैं, तो उनके लिए ये एक तरह से बनाए जाते थे, चट्टानों को काटकर मठ बनाए जाते थे उनके लिए। तो उससे रिलेटिव है ये, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, संस्कृति से भी रिलेटिव तो है ये, संस्कृति एंशिएंट हिस्ट्री एक तरह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित शहरों पर विचार करना है आपको, और इसमें बताना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किन शहरों में आप सूर्य की स्थिति को ठीक सिर के ऊपर वर्ष में 2 बार देख सकते हैं। अच्छा,
तो ये बताना है आपको। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने अब तक 10 सीरीज देख ली हैं, 10 मिनट की वीडियो, जिसमें 10-10 क्वेश्चन होते हैं और आज भी हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे ही कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में मंजूरी प्राप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन अन्वेषण, ज़्यादा ऊपर हो गया यार ये, अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है आपका, इसके द्वारा एक एकल लाइसेंस के तहत तेल और गैस, सेल गैस और गैस हाइड्रेट्स का अन्वेषण करने के लिए ठेकेदार सक्षम हो जाएगा। कोई कंपनी सरकार के, दूसरा स्टेटमेंट है, कोई कंपनी सरकार के औपचारिक निविदा चक्र का इंतजार किए बिना अन्वेषण ब्लॉक का चयन कर सकती है। तीसरा है आपका, यह उत्पादन भागीदारी अनुबंध के सिद्धांत पर काम करेगा। तो इसका आंसर है पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। ये कोई अनुबंध के सिद्धांत पर काम नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, बेहतर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए जो कच्चे तेल के वैश्विक मांग और आपूर्ति पर परिदृश्य प्रकाशित करती है, किसके ढांचे के अंतर्गत कार्य करती है। तो ये आपको ढांचा बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो किसके अंतर्गत कार्य करती है, ओपेक या फिर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओईसीडी या यूएन या फिर एससीओ। तो आपका जवाब होगा आर्थिक सहयोग, बी आंसर है इसका, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से जान लें, इस संगठन के बारे में नेट पर खोज लें और उसे अच्छे से देख लें। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, फल के अंदर बीज उस समय उत्पन्न होता है जब वह अपने जनक पादप से जुड़ा हुआ होता है। उत्पन्न हुए बीजों का भार बढ़ता है और इस प्रकार नवोदित बीज अलग हो जाता है एवं अनुबंध रूप से मृदा में गिर जाता है। समुचित स्थिरीकरण प्रदान करने हेतु पार्श्व जड़ें तेजी से विकसित होती हैं। उपयुक्त कथनों में पादप प्रसार की किस विधि की सबसे सही रूप से व्याख्या की गई है, यानी कौन सी विधि है ये जो एक तरह से विश्लेषण हुआ है, ये कौन सी विधि है। तो जरायुजता, मुकुलन, बीजाणु जनन या परागण। तो ये इसका आंसर है जरायुजता। तो आपसे कोई पूछे जरायुजता एक्चुअल में है क्या, तो ये विश्लेषण आप अच्छे से पढ़ लें और आपका जवाब आ जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में नस्तालिक और सिकासे का संबंध किससे है। ऐसे सवाल आजकल मध्यकालीन भारत से आ जा रहे हैं, बिल्कुल शब्दों से रिलेटेड। मध्यकालीन भारत में इन शब्दों से क्या मतलब था, ऐसे करके लगभग ये मान लीजिए कि 4-5 साल से लगभग एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है ऐसा। तो इस वजह से ये उन्होंने बना दिया है, नस्तालिक और सिकासे। तो पहला ऑप्शन है आपका, व्यापारियों पर लगाए गए कर, फारसी भाषा की हस्तलेखन शैलियां या फारसी स्थापत्य कला के अवयव, युद्ध जीतने के बाद किए जाने वाले अनुष्ठान। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज करने वाली चीजें होती हैं, हमें पता नहीं रहता एक्चुअल में जब तक हमें पढ़ा नहीं होगा, और जब ये करंट में रहती हैं तभी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा, ये लिखा हुआ है बी, फारसी भाषा की हस्तलेखन शैलियां। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, परमाणु में नाभिक की स्थिरता के लिए विद्युत चुंबकीय बल जिम्मेदार होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, क्षीण नाभिकीय बल बीटा 6 के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा स्टेटमेंट है आपका, प्रबल नाभिकीय बल लघु परास बल होता है। तो आपका इन तीनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आपका सही ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, ये पहला वाला आपका गलत है, विद्युत चुंबकीय बल नहीं होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। स्टेटमेंट दिए गए हैं 3, आपको इनके बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है। ये थोड़ा कीवर्ड याद रखना, नहीं बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका, यह अधिनियम हर राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है। ये ध्यान में रखना, क्या कह रहा है, हर राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है। तो देखिए, पहला अपने आप में गलत हो जाता है। हर राज्य, प्रत्येक राज्य की प्रत्येक राज्य में नहीं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ मणिपुर, मिजोरम, ये पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, दक्षिण के भी 1-2 राज्य है, गोवा, इनमें क्या है द्विस्तरीय ही है, गोवा में तो नहीं है। तो ये चीज है, आपको थोड़ा सा कीवर्ड पे ध्यान रखना है, हर राज्य। तो ये गलत हो जाता है पहला, तो पहला गलत हो जाता है। देखिए, ये तो हट ही गया अपने आप में। और दूसरा देखते हैं,
यह अधिनियम सभी स्तरों पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए अनिवार्य रूप से सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। ये आपका बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ये क्या कहना चाहता है, पिछड़े वर्गों के लिए अनिवार्य सीटों का आरक्षण, जबकि आपको पता होगा कि SC ST के लिए केवल में पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। तो ये ऑप्शन एक तरह से क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, लेकिन ये अगर ऐसे देखा जाएगा सही नहीं पूछ रहा है तो इस वजह से ये सही हो जाएगा। अधिनियम ने पंचायत चुनाव के मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगा दी है। ये तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट भी सही है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा। सही नहीं पूछा था ना, तो हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट देख लेते हैं। थैलेट के लिए संदर्भ में, थैलेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये थैलेट क्या है, इसके बारे में आपको एक तरह से सही ऑप्शन बताना है। वे प्लास्टिक जो नरम करने और उस लचीलेपन में वृद्धि करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरा है आपका वे कीटनाशकों में भी उपयोग किए जाते हैं। तीसरा है वे एयर फ्रेशनरों में सुगंध को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो थैलेट के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, करंट में एक तरह से चला था, इस वजह से क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अच्छे से पढ़ लें इसे पॉज करके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। तो यह एक सुनियोजित आंदोलन था, यह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, यह एक अहिंसक आंदोलन था। तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो तीनों हो जाएगा, क्योंकि ये एक सुनियोजित आंदोलन तो नहीं था और ये गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ था, ये तो स्वतंत्र आंदोलन था, आपको पता होगा। और यह एक अहिंसक आंदोलन था, तो इसमें हिंसा एक तरह से हुई थी, तो इसे अहिंसक आंदोलन नहीं कह सकते हैं। तो इसे ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके, क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है ना कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक क्षेत्रों को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र, जयपुर अजमेर क्षेत्र, अमृतसर लुधियाना क्षेत्र, हुगली क्षेत्र। तो आपके ऑप्शन जो है ये सारे दिए गए हैं और इनमें से सही आंसर जो होगा पहला और चौथा, यानी पहला बेंगलुरु तमिलनाडु और हुगली क्षेत्र, ये दोनों जो है औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किए गए हैं। तो ये ध्यान रखना है, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र और आपका हुगली क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, लोकायत दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकायत दर्शन के बारे में है ये। तो इसके दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। यह सिद्धांत चरवाक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है आपका इसने शाश्वत आत्मा पुनर्जन्म कर्म के विचार को खारिज कर दिया था। तो आपको पता होगा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट एक तरह से इसके, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये 16 वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। वे स्तंभित सदाबहार वृक्षों के बिखरे हुए झुरमुटों से युक्त चारागाह खंड है। 16 वनों के बारे में है ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा है आपका वे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत केवल कम ऊंचाई यानी कि 1500 मीटर से कम वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है आपका भारत में ये पूर्वी घाटों से दक्षिण भाग तक सीमित हैं। तो आपका आंसर केवल इसका एक हो जाता है, एक सही है, यानी और भी जगह भारत में पाए जाते हैं ये, और ये कम ऊंचाई नहीं है इसकी, इससे ज़्यादा होगी, इस वजह से ये गलत हो जाता है। ये आपका पहला स्टेटमेंट है, ये जो है वो सही है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीरीज में लगभग 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप उन्हें अच्छे से दोहरा लें और ये सीरीज लगभग मान के चलिए कि प्री एग्जाम तक चलती रहेगी। जैसे जैसे विजन IAS के और दृष्टि IAS के जैसे जैसे मेरे पास पेपर आते रहेंगे, मैं उनमें से आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी होंगे और ज़्यादा सटीकता लाने के लिए, और जो करंट से जुड़े होंगे मैं उसको ये 10 क्वेश्चन और आएंगे, इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसके बाद एक तरह से करंट का स्टार्ट हो जाएगा। जो विजन IAS ने अभी जो नए पेपर हैं एक तरह से चल रहे हैं करंट में, वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो आप सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लें, और दूसरों को भी आप शेयर कर सकते हैं इसे, और देखते रहें। धन्यवाद।
तो नमस्कार, स्वागत है आपका। इस सीरीज में हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने 9 वीडियो देख चुके हैं। ये हमारा 10वां वीडियो है और 10 मिनट में हम 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा-सा आप बुक निकाल के देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। उससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और पकड़ अच्छी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित मौद्रिक उपकरणों की व्यवस्था को उनके मूल्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है आपका रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट और सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी एमएसएफ। तो ऑप्शन है आपके 1 2 3, 1 2 1 3 2, 3 2 1 और 3 2 1। तो आपका आंसर है 3 1 2, यानी कि सबसे पहले एमएसएफ, फिर रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट। यानी सबसे कम एमएसएफ होती है, उससे ज़्यादा रेपो रेट होती है, फिर उससे ज़्यादा रिवर्स रेपो होती है। तो ऐसे है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। ये पहला स्टेटमेंट है, भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के संबंध में देय पेंशन। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन। तीसरा है आपका, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय। चौथा स्टेटमेंट है आपका, उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय। तो आपको ये जो स्टेटमेंट दिए हैं, ये आपको बताना है कि भारत की संचित निधि पर कौन कौन से भारित हैं। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 2 3, 2 3 4, 1 4, 1 3 4। ऑप्शन है आपका डी, 1 3 4, 1 3 4, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। काल की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट दिया है आपके सामने, इस काल में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट दर्ज की गई। दूसरा है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस काल के दौरान शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। तीसरा है आपका, श्रेणियों को नगरीय प्रशासन में बड़ा हिस्सा प्रदान किया गया। तो इन तीनों में से स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आप जवाब देंगे ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका पहला स्टेटमेंट है, यह एक संवैधानिक वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक नहीं वैधानिक अधिकार निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह जन औषधि योजना के लिए क्रियान्वयन निकाय है। तो सही ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका आंसर जो है केवल एक है, यानी कि यह वैधानिक निकाय है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपोर्टेंट गलत है। जन औषधि योजना के क्रियान्वयन के निकाय नहीं है ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द्वीपीय राष्ट्र के प्राणी जात में असामान्य रूप से जीवों के अवशेष संयोजनों का प्रभुत्व है, जिनमें आदिम प्राइमेट्स उल्लेखनीय हैं। यह अपने लेम्यूर के लिए प्रसिद्ध हैं, जो विश्व के विकासवादी परिवर्तनों से विलगित हैं तथा सर्वाधिक लुप्तप्राय स्तनधारियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको बताना है कि किस देश के सर्वोत्तम रूप में व्याख्या करता है ये जो भी स्टेटमेंट दिया गया है। तो ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर या मालदीव। तो ऑप्शन इसका सही है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर की विशेषताओं में ये आपका आ जाता है ये चीज़, इसे थोड़ा अच्छे से देख लें। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, हेलोफाइट एवं स्कियोफाइट्स पादप, यानी पादप की एक तरह से ये किस्म है, पता ही होगा आपको हेलोफाइट। पादप निम्नलिखित में से किन कारकों की परिवर्तनीयता के प्रति अनुकूलित होते हैं? तो आपको जवाब देना है, जल, मृदा, सूर्य का प्रकाश या अकार्बनिक
लवण, तो आपको पता होगा सूर्य का प्रकाश है मेन, तो ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, वह उच्च सदन का एक सदस्य होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, वह मत बराबर होने की स्थिति में एक मत डाल सकता है। सकता यार गलत लिखे हैं, सख्ती कर लेते हैं, थोड़ा इज्जत भी तो है यार उनकी। तीसरा है, उन्हें पद से हटाने के लिए संकल्प के दौरान वह प्रथमतया मतदान नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा सही स्टेटमेंट है ये आपको बताना है इन तीनों में से। पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लें, इसका आंसर जो है 2 और 3 हो जाएगा। और आपका पहला उत्तर बिल्कुल गलत है। सदस्य तो होते ही नहीं, आपको पता होगा ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस उपबंध के अंतर्गत आता है? तो आपको पता होगा, भाग 3 या भाग 4 या भाग 4A या फिर भाग 4(9). तो आपको पता होगा ये भाग 4A के अंतर्गत आता है, जो कि मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित दीर्घकालिक योजना को मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया था। दूसरा स्टेटमेंट है, कैबिनेट मिशन योजना ने एक अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। तो आपको पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लें इन ऑप्शनों को, और इसका आंसर जो है पहला होगा केवल, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके द्वारा एक एकल लाइसेंस के तहत तेल और गैस, सेल गैस और गैस हाइड्रेट्स का अन्वेषण करने के लिए ठेकेदार सक्षम हो जाएगा। कोई कंपनी सरकार के औपचारिक निविदा चक्र का इंतजार किए बिना अन्वेषण ब्लॉक का चयन कर सकती है। यह उत्पादन भागीदारी अनुबंध के सिद्धांत पर काम करेगी। तो आपको जवाब देना है ये सही। 1 और 2, 2 3, 1 3 और 1 2 3। तो ऑप्शन है आपका 1 और 2। तो ये स्टेटमेंट थे ये वाले। देखिए, पहला स्टेटमेंट ये था और दूसरा आपका ये था। तीनों ही ये स्टेटमेंट हैं, यहाँ से यहाँ तक पहला हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया। तो इसे अच्छे से पढ़ लें, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, औस, अमन और बोरो ये क्या हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो ये क्या है? पूर्वी भारत में वर्ष भर के दौरान धान उत्पादन के मौसम, या फिर हिमालयी क्षेत्र में बहने वाली स्थानीय पवनों के नाम, या फिर मध्य भारत में पाए जाने वाले विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह हैं ये, या फिर गेहूं की उच्च उपज देने वाली संकर किस्में हैं ये। तो आपका आंसर है, पूर्वी भारत में वर्ष भर के दौरान धान उत्पादन के मौसम को कहते हैं ये। यानी कि अमन आपको पता होगा, ये धान की एक तरह से किस्म है, तो एक तरह से उसी से जोड़ा गया है ये। तो ये आपका आंसर यही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मुझे थोड़ा फॉर्मेट बताइएगा इसका। जो ब्लैक और जो हरा कलर मैंने लिया है, ये आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे पा रहा है, हरा वाला, या फिर वाइट ही रखूँ मैं? इससे क्या होगा, आपकी आंखों को थोड़ा सा परेशानी नहीं होगी, इस वजह से मैंने ये कलर ले लिया है। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके पास निरंतर वीडियो आते रहेंगे, और आप शेयर करें अगर आपको ठीक लगे तो। जहाँ तक है सही है, विजन मेरा तो कुछ है ही नहीं, विजन IAS का है ये जो कुछ है। और इन्हें आप बार-बार दोहराते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आप चाहें तो डाउनलोड कर लें इसे और अपने दोहराते रहें बार-बार। और जो भी टर्म्स आ रहे हैं, टेक्निकल कोई चीज़ें आ रही हैं, तो उनको आप नेट पर जाके सर्च करके उसे अच्छे से
कवर कर लें जिससे आपका ये हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस सीरीज में हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने लगभग 8 से 10 वीडियो देख चुके हैं। 10 क्वेश्चन हम डेली देखते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका दक्षिण एशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क से। तो इसके संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंपोर्टेंट है, ये पर्यावरण से रिलेटिव है, इस वजह से और ज्यादा इसे अच्छे से देखेंगे हमें ऐसे क्वेश्चन। और विजन आईएएस जो क्वेश्चन बनाता है, एक तरह से सटीकता उसकी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से मैं चाहता हूँ आप अच्छे से देखें इन क्वेश्चनों को, क्योंकि लगभग आपको फैक्ट यहीं से मिलेंगे और कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो आपको अपने अंदर से बनाने पड़ेंगे, और यहाँ से तो उपलब्ध हैं ही हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है इसका उद्देश्य वन्य जीवन संबंधी अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के अंतर्गत काम करता है और भारत इसका सदस्य है। तो आपको उत्तर बताना है। तो इसका आंसर है 1 और 3, यानी कि बी आंसर है। 1 और 3 का मतलब ये है कि ये सार्क के अंतर्गत काम नहीं करता है, लेकिन भारत इसका सदस्य है और ये अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्य करता है एक तरह से वन्यजीव संबंधी। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना चाहिए। सबवैन। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसका ऑप्शन स्टेटमेंट जो है, वे अध्यारोपित जल निकासी प्रणाली प्रदर्शित करती हैं। वे दूसरा स्टेटमेंट है, वे एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करती हैं और विसर्पों का अभाव इसकी विशेषता है। तो इसमें से आंसर कौन सा है? आंसर है आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। यानी अध्यारोपित प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनकी विशेषताएं क्या है एक तरह से ये मान के चलिए, तो ये दोनों ही विशेषताएं हैं। इसको आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। तो ये स्थल आपको बताने यहाँ पर दिए गए हैं। इनको क्या करना है आपको, यूनेस्को विश्व विरासत में कौन कौन से शामिल नहीं है बताना है। ये कीवर्ड पे इस पे अच्छे से ध्यान में रखना, नहीं है या है ऐसे करके ये आ जाती चाहिए, इन पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कौन सा नहीं है पूछ रहा है ये। तो प्राचीन नालंदा मंदिर, महाबोधि मंदिर परिसर, गोवा के चर्च या राजस्थान की पहाड़ी किला। तो इसमें जो ऑप्शन है वो पहला है, यानी कि प्राचीन नालंदा मंदिर विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। बाकी के ये सारे महाबोधि मंदिर, गोवा के चर्च, राजस्थान की पहाड़ियाँ, ये तीनों ही शामिल हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में शायद मुंबई का एक मंदिर है त्र्यंबकेश्वर ऐसे कुछ करके है नाम, तो उसको शामिल करने की बात चल रही है। देखते हैं क्या होता है। इस वजह से ये क्वेश्चन एक तरह से ले लिया उन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं। बैंकिंग शब्दावली में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द राइट ऑफ निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? तो इसके ऑप्शन आप पॉज करके पढ़ लें, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये इसका आंसर है ए, वह ऋण जिसे बैंक एक निश्चित समय सीमा तक वसूल कर पाने में सक्षम नहीं हुआ है, ये होता है राइट ऑफ। वह ऋण जिसे बैंक एक निश्चित समय सीमा तक वसूल कर पाने में सक्षम नहीं है। इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि एनपीए के बारे में आपने जाना होगा, तो आपको ऐसा लगेगा ये एनपीए है, लेकिन ये एक तरह से एनपीए से थोड़ा सा अलग है ये। तो राइट ऑफ इसकी वजह से यूज कराया जाता है, ये इसी वजह से क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसके ऑप्शन है आपका, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रिड कनेक्टिविटी में सुधार करना, संकर और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करना, ईंधन के साथ इथेनॉल के सम्मिश्रण को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा की उपलब्ध कराना, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पारिवारिक निवेश को बढ़ावा देना। तो बड़े सटीक से लगते हैं ये, ऐसा लगता है कि यार कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जो है संकर और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी है आंसर। तो इसे अच्छे से देख लें, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, विभिन्न हॉर्स पावर की दो मशीनें यह दर्शाती हैं कि, यानी दो मशीनें एक तरह से ये दर्शा रही हैं। स्टेटमेंट है पहला आपका, कार्य करने की दर भिन्न है, ऊर्जा खपत की दर भिन्न है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, थोड़ा सा साइंटिफिक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर जो है 1 और 2 दोनों ही है। हॉर्स पावर की दो मशीनें, यानी दो मशीनें हैं, उसमें आपस में कंपेयर एक तरह से करा गया, तो यह एक तरह से दर भिन्न है।
और ऊर्जा खपत की दर भी भिन्न है। तो ये ऑप्शन दोनों सही हैं। आंसर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता सम्मेलन यानी कि सीबीडी जैव विविधता सम्मेलन के प्रोटोकॉल हैं, यानी जैव विविधता संबंधित कौन कौन से ये आपको बताना है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। तो आप जानते होंगे कार्टाजेना प्रोटोकॉल और आपका नगोया प्रोटोकॉल, ये आपके किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। और ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, देखिए यहाँ पर दिया है, ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का, यूएनएफसीसी से जुड़ा हुआ है ये थोड़ा सा आपको अच्छे से थोड़ा सा कर लेना है। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसका विश्लेषण ले लिया है यहाँ पर, क्योंकि आपको कार्टाजेना और ये तो पता पड़ गया इससे, लेकिन बाकी के क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं पता पड़ा, इस वजह से मैंने यहाँ पर ले लिया है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये है जो वियना कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी एक तरह से जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है और नगोया प्रोटोकॉल जो है दोनों जैव विविधता कन्वेंशन या सीबीडी से संबंधित है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखें इसे। निम्नलिखित में से किन मापदंडों के लिए उत्तर पूर्वी भारत के आंकड़े संपूर्ण भारत अर्थात राष्ट्रीय औसत के आंकड़ों की तुलना में अधिक हैं? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट है आपका ग्रामीण जनसंख्या, वन आवरण, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत या साक्षरता दर। तो ऑप्शन है आपका 1, 2 और 4, यानी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत यहाँ पर जो है कम है, ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, वन आवरण भी अधिक है, साक्षरता दर भी अधिक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पूर्वोत्तर के बारे में जरूरी है थोड़ा सा जानना कि वहाँ की क्या स्थिति है हमारे देश की तुलना में। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, दर्शा रहे हैं आंकड़े जैसा कि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए तेभागा आंदोलन से संबंधित, तेभागा आंदोलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है, इसके बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं लोग और क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ये मान के चलिए, इस वजह से इन्होंने विजन आईएएस ने ले लिया है यहाँ से। तो इसकी डिटेल जान लेते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आ भी चुका है। तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, अपनी पैदावार के आधे के स्थान पर 2/3 हिस्सा प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन बंगाल के बटाईदारों का संघर्ष था। ये शायद मैंने पिछले वीडियो में भी आपको तेभागा आंदोलन से संबंधित बताया था। नहीं सॉरी, नहीं था ये क्वेश्चन, नया है ये। इसे किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त था। यह एक अहिंसक अभियान था। तो इसमें से आपको ऑप्शन बताने हैं, तो पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा। बाकी का अहिंसक आंदोलन नहीं था ये, यानी कि इसमें हिंसा हुई थी, तो ऐसा दर्शाया गया है इसमें। तो ये दोनों सही हैं आपके ऑप्शन, और ये तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को देखें, इससे आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। हालांकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो यार पढ़ने का टाइम है, सीरीज को बाद में देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप साथ ही साथ इसको देखते रहें। और जैसे मैंने मान लीजिए तेभागा आंदोलन है, ये बता दिया मैंने आपको, तो इसके बारे में आप क्या करें और पढ़ लें थोड़ा सा अच्छा बुक से। बिपिन चंद्र की बुक आती है, आपको पता होगा, उससे पढ़ लें इसे। अब जैसे कि ये पूर्वोत्तर के बारे में, चलिए इसके बारे में ज़्यादा आंकड़े उपलब्ध नहीं है, कि विश्लेषणात्मक क्वेश्चन हो गया, चलिए छोड़िए इसे। जैसे ये है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा जरूरी है। यही 4-5 चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। सीबीडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा विश्लेषण आपका अच्छा हो जाएगा, जहाँ तक है ये कर लेना चाहिए आपको। जैसे ये तो चलिए साइंस रिलेटिव है। जैसे मान लीजिए ये अभी शब्द आया राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लें आप। हालांकि थोड़ा सा देखना जरूरी है, हालांकि क्वेश्चन तो यहाँ से मिल ही गया, लेकिन जब क्वेश्चन आया है तो कहीं ना कहीं ये करंट में रहा होगा, इसी वजह से बनाया है, तो ये चीज़ें देख लें। और बाकी का ये बैंकिंग राइट ऑफ, एक्चुअल में बैंकिंग प्रणाली में शब्द है ये, तो इसके बारे में और थोड़ा सा देख लें। एनपीए के बारे में पढ़ लें, हल्का सा जानते तो होंगे ही आप, तो थोड़ा ऐसे विश्लेषण करना पड़ेगा इनके बारे में। विश्व विरासत सूची में यूनेस्को की कौन कौन से और स्थल शामिल हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। तो अगर ऐसे ही आप देखते रहे थोड़ा सा इनके बारे में, जैसे प्रायद्वीप नदियाँ हैं तो उनके बारे में, थोड़ा नदियों के बारे में, उनकी विशेषताएं और पढ़ लेंगे, तो ऐसे ही देखते रहे तो आपका जहाँ तक है सटीकता पर पहुँच जाएंगे धीरे धीरे आप। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि निरंतर वीडियो आ रहे हैं। पीसीएस के लिए जो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और आईएएस की जो
अभी आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे, उन्हें भी देख सकते हैं, पुरानी जो टेस्ट सीरीज है। तो देखते रहें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस सीरीज में हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से लगभग 10 मिनट में 10 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एक तरह से आपके पूर्ण रूप से एक तरह से समर्पित हैं आईएएस प्री के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, पहला सवाल है संतुलित बजट से। तो निम्नलिखित में से क्या संतुलित बजट की अवधारणा की सबसे बेहतर व्याख्या है? तो ऑप्शन है, एक बजट जिसमें कर सरकारी खर्च के बराबर है, एक बजट जिसमें कर कुल सब्सिडी के बराबर है, एक बजट जिसमें चालू खाता घाटा शून्य है, एक बजट जिसमें प्रभावी राजस्व घाटा शून्य। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर दे देना है। तो आंसर है इसका ए, एक बजट जिसमें कर सरकारी खर्च के बराबर होता है, यानी कि जितना हम कर इकट्ठा करेंगे उतना ही खर्च करेंगे। तो ये हो गया संतुलित संतुलित बजट। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, टोर जो प्रायद्वीप भारत की एक प्रमुख भौतिक विशेषता है, टोर। तो ये क्या है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है, यह प्रायद्वीपीय उच्च भूमियों के बीच एक अनुदैर्ध्य घाटी है। बी, यह एक अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान है। सी, यह प्रायद्वीपीय उच्च भूमियों की तलहटी में स्थित एक बाढ़ का मैदान है। डी, यह एक विस्तृत सतह के बाहर निकला मुक्त खड़े ढाल वाला चट्टानी अंश है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यह एक विस्तृत सतह से बाहर निकला मुक्त खड़े ढाल वाला चट्टानी अंश है। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आपके लिए, इसे अच्छे से देख लें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सी आर दास के बारे में आपको बताना है, यानी सी आर दास के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वह स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था। तीसरा है, उन्हें देशबंधु की उपाधि दी गई थी। तो आपको जवाब देना है कौन सा सही है, 1 2 1 3, 2 3 1 2 3। तो ऑप्शन है आपका 1 और 3, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह में इन्होंने भाग नहीं लिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में तो आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू और क्या नाम है उनका, नाम दिमाग से उतर रहा है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका कोसोवो एक विवादित क्षेत्र और आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्र निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीप में अवस्थित है, ये बताना है। कोसोवो द्वीप जो है विवादित क्षेत्र है और मान्यता प्राप्त राष्ट्र भी है ये, लेकिन ये हमेशा विवादित रहता है। तो ये किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो ये हमेशा सुर्खियों में बना रहता है न्यूज़पेपर में भी, तो इस वजह से इसके लिए जान लेना जरूरी है। आंसर है इसका यूरोप, ध्यान में रखना है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यूनतम वैकल्पिक कर के बारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट है आपका, यह उन व्यक्तियों और कंपनियों दोनों पर लगाया जाता है जो छूट के कारण कर भुगतान नहीं करते हैं। दूसरा है, यह उन विदेशी कंपनियों पर लागू नहीं है जिनका भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो केवल बी सही होगा, यानी कि ये किसी व्यक्ति पे नहीं लगाया जाता है, व्यक्ति पे नहीं लगाया, कंपनियों पर लगाया जाता है न्यूनतम वैकल्पिक कर, व्यक्तियों पे नहीं लगाया जाता है। तो इस वजह से ये पहला गलत हो जाता है। तो बचा आंसर आपका दूसरा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, शहरी समूहन को सम्मिलित करने के लिए इसके तहत नियम की परिधि का नागर निगम क्षेत्रों से आगे तक विस्तार किया गया है। दूसरा है आपका, इसका उद्देश्य कूड़ा बीनने वालों एवं कचरों के व्यापारियों को औपचारिक व्यवस्था में एकीकृत करना है। तीसरा है आपका, स्थानीय निकायों को उपयोगकर्ता शुल्क लगाने एवं कचरा फैलाने और गैर पृथक्करण के लिए मौके पर जुर्माना लगाने की अनुमति होगी। तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा सही है। अच्छे से इसे पढ़ लें ढंग से। आंसर तो इसका डी ही है, सारे सही 1 2 3। तो थोड़ा सा और जान लें थोड़ा, और हो सके तो आप इसे, जो ये नियम लाया गया है, इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं नेट से या कहीं से भी, जहाँ से आपको मिल जाए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत सही नहीं है, ये बताना सही नहीं है। तो देखिए, इसने भारत के प्रशासन को केंद्रीकृत किया,
बी है आपका, इसके द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली लागू करने का प्रयास किया। तीसरा है आपका, इसने दासों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया। चौथा है आपका, भारत के साथ व्यापार का कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार में इसने अपना एक अधिकार बनाए रखा। तो आपका पता होगा आपको कि ये चीन के साथ और चाय का जो व्यापार था वो भी इसमें एक तरह से एक अधिकार समाप्त कर दिया था। तो इस वजह से ये ऑप्शन डी सही नहीं है। और बाकी के इन तीनों को अच्छे से देख लें। एक तरह से ऐसे भी बन सकता है कभी क्वेश्चन कि इसमें कौन सा सही है, तो इसे थोड़ा सा पढ़ लें अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। देखिए, ये निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये हड़प्पा स्थल हैं और ये प्रमाण जो प्राप्त हुए हैं वो हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ये कालीबंगा से हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं या नहीं? सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं कि नहीं? लोथल से पोतगाह प्राप्त हुआ है या नहीं? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है या नहीं? सुमिलित कौन कौन से सुमिलित है ये बताना। तो आपको पता होगा ये सारे ही सुमिलित हैं। कालीबंगा से हवन कुंड, और लोथल से मतलब पोतगाह यानी कि बंदरगाह ही था एक तरह से, और सुरकोटदा से हड्डी के अवशेष भी मिले हैं, वहाँ से हड्डियाँ मिली हैं, और मोहनजोदड़ो से विशाल विशाल स्नानागार मिला ही है। तो ऑप्शन आपके सारे सही हो जाते हैं। और आपको लोथल से भी अग्नि वेदिकाएं मिली है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, लेकिन आईएएस के एग्जाम में थोड़ा सा बेसिक ही आता है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री से आता है, हड़प्पा से, तो बेसिक ही आता है, आप कर सकते हैं अच्छे से अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ी हो तो। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए 10 क्वेश्चन थोड़े जल्दी हो गए, थोड़े छोटे थे इस वजह से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 10 क्वेश्चनों के साथ विजन आईएएस के। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके पास निरंतर मैसेज पहुंच जाता है, जिससे आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और डेली वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और ये सीरीज लगभग जून तक आपकी एग्जाम तक चलती रहेगी। और बाकी के वीडियो आप स्क्रीन पर आ गए होंगे, उन्हें देख सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो देखते रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें से हम 10 मिनट में लगभग 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी में लगभग किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन से कारण साइलेंट वैली नेशनल पार्क के नामकरण की सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करते हैं? तो ऑप्शन है ए, शोर उत्पन्न करने वाले साइकेडा वर्ग के कीटों का अभाव। दूसरा है शोर उत्पन्न करने वाले हावलर बंदरों का अभाव। तीसरा है शोर उत्पन्न करने वाली पक्षियों की प्रजातियों का अभाव। चौथा है आपका मानव बस्तियों का पूर्ण अभाव। तो आपका आंसर होगा पहला, यानी कि ये जो है शोर उत्पन्न करने वाली साइकेडा वर्ग के जो कीट हैं वहां पर इसका अभाव है। साइलेंट वैली आपको पता हो केरल में है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं, साइलेंट वैली के बारे में, पॉज करके देखिए। बुनियादी शिक्षा के लिए वर्धा योजना निम्नलिखित में से किसके आदर्शों पर आधारित थी? तो वर्धा योजना के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, और ये बुनियादी शिक्षा के लिए थी, ये महत्वपूर्ण है। अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी या महात्मा गांधी? तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस स्लाइड में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं वर्धा योजना के बारे में, पॉज करके पढ़ना चाहें तो। देखिए, ये क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला जो है स्टेटमेंट है, यह ठोस से गैसीय अवस्था की ओर कम होती जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह माध्यम के तापमान पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तापमान पर निर्भर करती है। तापमान अधिक होगा तो एक तरह से ये मान के चलिए कि अधिक तेजी से जाती है ये, और कम होगा तो कम पर। और यह ठोस से गैसीय अवस्था की ओर कम हो जाती है, क्योंकि ठोस में जो है ध्वनि तरंग सबसे अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से पारे के प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से, यानी पारा जो है कहाँ से एक तरह से आता है प्रदूषण के रूप में?
तो पहला ऑप्शन है आप पहला है ये कई सारे दिए हैं इसमें, हमें देखने हैं कौन-कौन सा सही है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से आता है, कचरा दहन संयंत्र से, सोने की खनन से, क्लोर अल्कली संयंत्र से, सीमेंट भट्टे से। तो इसका ऑप्शन आपको बताना कौन सा है। तो इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों के पाँचों ही इसके सही हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखें कि पारे का जो स्रोत है ये सारे जो दिए गए हैं पॉइंट ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये जो है स्मार्ट सिटी एक तरह से दी हुई है और ये आपको मैचिंग करनी है कौन सी राज्य में कौन सी है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है। हल्दिया पंजाब में है या नहीं ये बताना है। पासीघाट गुजरात में है या नहीं, नामची सिक्किम में है या नहीं, दाहोद महाराष्ट्र में है या नहीं। तो आपका 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4 और 3 ये ऑप्शन है आपके। तो इसमें आंसर जो होगा आपका हल्दिया, ये आपको पता ही होगा पश्चिम बंगाल में ही है, और नामची जो है सिक्किम में है। तो ये दोनों इसके आंसर सही हो जाएंगे, पहला और तीसरा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अलाउद्दीन, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार के संदर्भ में, यानी इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने आपको पता हो बाजार सुधार जो नीति अपनाई थी उसके बारे में ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है स्टेटमेंट आपका, अपने बाजार सुधारों के माध्यम से अलाउद्दीन ने वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने का प्रयास किया। दूसरा ऑप्शन है आपका, बाजार सुधारों के तहत अनाज, कपड़ा और घोड़े के लिए 3 अलग-अलग बाजार स्थापित किए गए थे। तो आपको बताना है इनमें से क्या सही है। तो आपको जैसा पता होगा कि इन्होंने वस्तुओं के मूल्य को स्थिर करने का प्रयास तो ज़रूर किया था और साथ ही साथ अनाज, कपड़ा और घोड़ा के लिए 3 अलग-अलग बाजार स्थापित किए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों ही सही। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, इससे क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किन अधिनियमों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक तरह से, ये मान के चलिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है किन अधिनियमों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकता है, ये आपको थोड़ा सा बताना है यहाँ पर। तो देखिए पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन अधिकार अधिनियम 2006 और जल निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1970। तो आपको इनमें ऑप्शन दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, हल्का सा, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है 1, 2 और 5 है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और आपका जल निवारण और प्रदूषण नियंत्रण उपकर अधिनियम, ये हैं आपके। आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इसमें नहीं है और ना ही वन अधिकार अधिनियम, ये दो नहीं है आपके। ठीक है, 1, 2 और 5 सही है। तो इसे थोड़ा सा ढंग से याद कर लें ढंग से, और इस स्लाइड में आप जो भी इस अधिनियम के तहत आते हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्लाइड में आप पॉज करके इन्हें पढ़ लें अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं। डोपिंग से संबंधित है ये, एंटी डोप सॉरी डंपिंग ड्यूटी है जी, डोपिंग नहीं है, सॉरी। एंटी डंपिंग ड्यूटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी आपको पता होगा, वैसे हर समय एक तरह से अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के न्यूज़पेपर में आता रहता है, अर्थ से रिलेटेड जो भी खबरें रहती हैं तो उसके बारे में ये। तो पहला ऑप्शन है आप स्टेटमेंट है आपका ये है, निर्यातक देश में उत्पादों को प्रदान की जाने वाली निर्यात सब्सिडी को प्रतिसंतुलित करने के लिए आयातित माल पर लगाई जाती है। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा आरोपित और प्रतिबंधित किया जाता है। इसमें आपको पता हो सब्सिडी से कोई मतलब नहीं होता है, जो उधर से आयात की जाती हैं उन पर क्या करा जाता है, एक तरह से सब्सिडी। एक सेकंड, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है यार। हेलो, हाँ, तो हम बात कर रहे थे एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। तो इसमें पहला ऑप्शन आपने पढ़ लिया ये, और इसका ऑप्शन है ए, ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि पहला भी ऑप्शन सही नहीं है, और ना ही आयातित माल पर नहीं लगाई जाती है। ये जो निर्यात किया जाता है देश पर, उस पर एक तरह से
सब्सिडी दे दी जाती है, ये सही है, यहाँ पर सब्सिडी दे दी जाती है और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा आरोपित और प्रबंधित किया जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है डी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। तो इनमें आपको बताना है प्रोटोजोआ जनित जो परजीवी के कारण जो उत्पन्न होते हैं वो रोग कौन से हैं। मलेरिया, एमीबिएसिस, एस्केरिएसिस, फिलारिएसिस, ये 1 2 3 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑड भी है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने दिया है तो थोड़ा सा पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि करंट में कहीं ना कहीं रहा होगा ये। तो 1 और 2 इसका आंसर है, मलेरिया और एमीबिएसिस, ये दोनों नीचे वाले नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। कौन हटाता है इन्हें? आपको पता होगा, राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से, गलत है। संसद में विशेष बहुमत द्वारा, ये भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के समान प्रक्रिया द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट की जांच और इसके द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत सलाह के आधार पर। तो इसका आंसर यही है, डी। संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट की जांच और इसके द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत सलाह के आधार पर हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और बाकी की टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं देखी हैं तो लगभग ये मान के चलिए कि अभी 1 2 5 सेकंड में आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और उन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। मुझे लगता है ये टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे हैं और बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाए गए हैं जैसे पीसीएस और आईएएस में आया करते हैं। तो बाकी का मैं एक सीरीज स्टार्ट करी है मैंने पीआईबी से रिलेटिव, तो मैंने संस्कृति मंत्रालय का पहला वीडियो बना दिया है। ऐसे ही जो 42 जितने भी मंत्रालय हैं उनसे रिलेटिव जो भी खबरें होंगी जो प्री में आने के चांसेज होंगे, उसको मैं एक मंत्रालय आपका अगस्त से लेके दिसंबर तक